हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पीसी इंस्टीट्यूट। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 12 का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इनऑर्गेनिक का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। न्यू बुक में ये चैप्टर 5 है, ओल्ड बुक में ये चैप्टर 9 था। इससे पहले हम लोग लेक्चर 1, 2, 3 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग लाए हैं लेक्चर 4 और आज हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। किसे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या यहाँ पे कंटेंट क्या होगा, क्या हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग फर्स्ट में यहाँ पे आज पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्या पढ़ेंगे? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, सीएफटी। याद कीजिए, थर्ड में हम लोग क्या पढ़े थे? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी पढ़े थे। सेकंड यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? कलर इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। हम लोग वीबीटी में देखे थे, वीबीटी का लिमिटेशन क्या था कि एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कलर क्यों शो करता है नहीं बता पा रहा था। तो आज यहाँ पे हम लोग उसका सॉल्यूशन देखेंगे। और यहाँ पे क्या देखेंगे? बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल बॉन्ड, यानी मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच में बॉन्ड देखेंगे। फोर्थ क्या होगा? इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी हम लोग के डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस, क्या रोल प्ले करता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसके बारे में देखेंगे। तो लर्निंग आउटकम क्या होगा? इससे पहले हम आपको यहां पे एक्सरसाइज का, इंटेक्स का एक्सरसाइज का सॉल्यूशन बोलते थे, लेकिन आज के लेक्चर कंप्लीट होने के बाद और जो 3 लेक्चर हो चुका है, अगर 4 लेक्चर पूरा कंप्लीट देखिएगा तो आपको मिल जाए कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दैट मीन्स यहां पे अब आपका हर एक क्वेश्चन बन जाएगा इस लेक्चर के बाद। इंटेक्स हो, एग्जाम्पल हो, एक्सरसाइज हो, डजंट मैटर, सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक मेरा क्या है? सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्या है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी? CFT इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल। पहला डिफरेंस आ गया। ये एक क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल है। दैट मीन्स आप फिजिक्स में पढ़े होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यही तो था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो मेनली यहां पे अब हम क्या देखेंगे? दो चार्ज होगा। दो चार्ज यहां पे कौन होगा? एक मेटल होगा जो पॉजिटिव चार्ज होगा और लिगेंड्स होगा जो नेगेटिव चार्ज होगा। तभी तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल। आगे देखिए, विच कंसिडर द मेटल लिगेंड्स बोर्न टू बी आयोनिक। यानी याद कीजिए सीएफटी में क्या, सॉरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या था? लिगेंड्स अपना लोन पेयर देता था किसे? मेटल को। किसे देता था? मेटल को डोनेट करता था। कहां पे? मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल में। और वहां पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता था, दैट मींस कोवैलेंट बॉन्ड। यहां पे ऐसा कुछ नहीं है। यहां पे कौन सा बॉन्ड होगा? आयोनिक बॉन्ड होगा, क्योंकि यहां पे ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल है। तो पहला डिफरेंस तो यहीं आ गया वीबीटी और सीएफटी में। वहां पे कोवैलेंट बॉन्ड का बात करते थे, यहां पे किसका बात होगा? आयनिक बॉन्ड का बात होगा। ठीक है, चलिए और आगे देखिए, अराइजिंग प्योरली फॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन मेटल आयन एंड लिगेंड्स, यानी यहां पे मेटल और आयन के बीच में अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा, यानी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल है। दैट मीन्स यहां पे हम लोग आयनिक बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। चलिए, लिगेंड्स आर ट्रीटेड एज पॉइंट चार्ज इन केस ऑफ एन आयन। यही सब देखिए लिमिटेशन बन जाएगा जो जिसके बेसिस पे ये एक्सप्लेन कर रहा है सीएफटी को। क्या बोल रहा है? लिगेंड्स को हम लोग, जो लिगेंड्स एनायनिक लिगेंड्स होगा उसे हम लोग पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव करेंगे, और जो न्यूट्रल लिगेंड्स होगा उसे हम लोग डायपोल के जैसा बिहेव करेंगे। अब डायपोल मतलब समझिए, से मान लीजिए वाटर मॉलिक्यूल है OH, तो हम लोग देखते थे ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहां पे क्या होगा? पार्शियल नेगेटिव, और इस पे क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव होगा। तो यहां पे तो आ गया ना नेगेटिव, देख लीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल में हमको क्या चाहिए? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज चाहिए। तो न्यूट्रल के केस में ये नेगेटिव के जैसा बिहेव करेगा। तो ये है सीएफटी का एक छोटा सा ब्रीफ हम बोल सकते हैं। यानी सीएफटी में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो यहां पे मॉडल होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल होगा, और यहां पे आयनिक बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। निगेटिव लिगेंड्स को हम लोग यहां पे पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव करेंगे, और न्यूट्रल लिगेंड्स को डायपोल के जैसा बिहेव करेंगे। आइए, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्रिस्टल फील्ड में क्या बताएगा कि जो ऑक्टाहेड्रल होता है ये ब्रेक कर जाता है, स्प्लिट कर जाता है। स्प्लिट में यानी टूट जाना, ब्रेक कर जाना। क्यों ऐसा होता है? अब चलिए इस सारे पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम लोग थ्योरी पे ना आके हम लोग समझते हैं कंसेप्ट क्या है। समझिए, ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में एनर्जी है, ये आपका D का 5 ऑर्बिटल है। समझिए, मेटल में क्या होता है? मेटल के D ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन होता है,
और लिगेंड्स के पास भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है। क्या है, इलेक्ट्रॉन है। जब मेटल के इलेक्ट्रॉन क्लोज आएगा, मेटल के पास आएगा, तो वहां पे क्या होगा, मेटल का इलेक्ट्रॉन कौन, जो डी ऑर्बिटल में है, और लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन में, दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा। क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो जो डीजेनरेसी इसका मेंटेन था डी ऑर्बिटल का, तो डीजेनरेसी यहां पे हम क्या बोले, यानी डी का जो 5 ऑर्बिटल है सबका इक्वल एनर्जी होगा। ठीक है, जो ही लिगेंड्स आके अटैक करेगा तो यहां पे अब इसका क्या होगा, एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा, यानी रिपल्सन हुआ ना। मेटल के पास क्या है, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होता है उसके बीच में, और लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन के कारण ये डी ऑर्बिटल का एनर्जी क्या हुआ, इंक्रीज कर गया। लेकिन अभी भी क्या हुआ, सारा एक साथ एनर्जी इंक्रीज किया, यानी जो डीजेनरेसी यहां पे था वही डीजेनरेसी यहां पे है। डीजेनरेसी क्या बोल रहे हैं, समझ पा रहे हैं, यानी डी के जो 5 ऑर्बिटल है इन सब का इक्वल एनर्जी, तो वही इक्वल एनर्जी यहां पे है, यानी बढ़ा तो सब 5 का बढ़ा। अब समझिए, जब अब यहां पे लिगेंड्स और नजदीक आके मेटल पे अटैक करेगा, तब ये क्या होगा, दो पार्ट में स्प्लिट कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। तो ऐसा होता क्यों, ये स्प्लिट क्यों करता है, इसे समझने के लिए आपको जानना होगा डी का जो 5 ऑर्बिटल है उसका स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहां पे आप समझिए, देखिए हम लोग जानते हैं यहां पे डी का जो ऑर्बिटल होता है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ये 3 एक्सिस क्या होता है, बिटवीन द एक्सिस होता है। देखिए 3 है ना, क्या है, बिटवीन द एक्सिस है। लेकिन डी का जो 2 ऑर्बिटल होता है, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, ये क्या होता है, ऑन द एक्सिस होता है। क्या होता है, ऑन द एक्सिस होता है। अब यहां पे समझिए, लिगेंड जो अटैक कर रहा है मेटल पे, ठीक है, तो यहां पे लिगेंड अटैक करता है अलोंग द एक्सिस। कहां पे अटैक कर रहा है, अलोंग द एक्सिस। और अलोंग द एक्सिस कितने ऑर्बिटल है, 2 ऑर्बिटल है। कितने ऑर्बिटल है, 2 ऑर्बिटल है। और लिगेंड किधर से अटैक कर रहा है, अलोंग द एक्सिस। यही रीजन है कि डी ऑर्बिटल जब स्प्लिट होता है तो 2 ऑर्बिटल का एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि लिगेंड्स भी अलोंग द एक्सिस अटैक कर रहा है, और ये क्या है, अलोंग द एक्सिस है, और ये बिटवीन द एक्सिस है, जिसके कारण इसका एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। वही यहां पे हम दिखाएं, ध्यान दीजिए, 2 ऑर्बिटल का एनर्जी क्या हुआ, इंक्रीज कर गया, और 3 का यहां पे डिक्रीज हुआ। समझ पा रहे हैं, तो इस टाइप से होता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में स्प्लिटिंग। मेन यही आपको समझना है कि ये स्प्लिट कैसे करता है। फिर से समझिए, आपका डी ऑर्बिटल समझिए, मेटल के पास डी ऑर्बिटल में लोन पेयर है ना, वहां पे उसका पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। लिगेंड्स अटैक कर रहा है, जब लिगेंड्स डिस्टेंस पे है कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेटल एंड लिगेंड्स ये दोनों दूर दूर है, अभी मतलब कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं हुआ। ठीक है, अब देखिए, जो ही लिगेंड्स मेटल पे अटैक करेगा तो लिगेंड्स का इलेक्ट्रॉन में और मेटल का जो डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है, दोनों के बीच में रिपल्सन होगा। क्या होगा, रिपल्सन होगा। आप सोच रहे होंगे कि मेटल पे पॉजिटिव चार्ज है, लिगेंड्स पे नेगेटिव चार्ज है, तो अट्रैक्शन होना चाहिए। हाँ, अट्रैक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे स्प्लिटिंग को बताने के लिए हमको रिपल्सन पे बात करना होगा। किस पे, रिपल्सन पे। तो चलिए देखिए, जब मेटल और लिगेंड्स दूर दूर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों क्या है, आपस में एकदम डी ऑर्बिटल मस्त मोला है। अब लिगेंड्स आ रहा है अटैक करने के लिए, तो जो ही अटैक करने के लिए आएगा तो अब इस डी ऑर्बिटल का क्या एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन डी जेनरेसी अब भी यहां पे मेंटेन है, यहां पे मेंटेन है। डी जेनरेसी क्या बोल रहे हैं, जो डी का 5 ऑर्बिटल है सबका इक्वल एनर्जी है, एनर्जी बढ़ा लेकिन इक्वल बढ़ा। अब लिगेंड्स आके और नजदीक आएगा और अटैक करेगा, तो समझिए लिगेंड्स जो अटैक कर रहा है अलोंग द एक्सिस अटैक कर रहा है। तो अभी हम क्या बताएं आपको कि डी का 2 ऑर्बिटल जो होता है अलोंग द एक्सिस होता है, अलोंग द एक्सिस, तो इन दो डी ऑर्बिटल का एनर्जी इंक्रीज कर गया। देखिए एनर्जी इंक्रीज कर गया। और 3d ऑर्बिटल होता है जिसमें लूप्स क्या होता है, बिटवीन द एक्सिस होता है। तो अब लिगेंड आया अलोंग द एक्सिस और ये बिटवीन द एक्सिस है, इसलिए इन 3 का एनर्जी इंक्रीज नहीं करता है, और ये 3 का एनर्जी क्या हुआ, डिक्रीज कर गया। अब यहां पे जो स्प्लिटिंग हुआ इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल ओ से, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी। क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी। इस गैप को हम क्या बोल रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी। अब यहां पे समझिए, यहां पे क्या हुआ, ये 2 ऑर्बिटल का जो एनर्जी इंक्रीज किया, किसके कारण, इस 3 ऑर्बिटल बिटवीन द एक्सिस था उसी के कारण। इसलिए ये जो मेरा एनर्जी गैप है, यहां दे, ये जो मेरा एनर्जी गैप है, ये एनर्जी गैप,
ये मेरा क्या है, ये 3/5 डेल ओ, क्योंकि इस 3 के कारण ये इंक्रीज किया। अब ये 2 क्या था, अलोंग द एक्सिस था, और ये क्या था, बिटवीन द एक्सिस, तो इसका एनर्जी क्या हुआ, डिक्रीज कर गया। किसके कारण, इस 2 के कारण, इसलिए इसका एनर्जी क्या हुआ, 2/5 डेल ओ। और ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी बैरियर, यानी ये एवरेज एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ पा रहे हैं? अब यहां पे आता है कि किस ऑर्बिटल को हम लोग क्या बोलेंगे। तो जो बिटवीन द एक्सिस था उसी को यहां पे नाम दिया जाता है क्या, इजी। क्या नाम दिया जाता है, इजी। और 3 जो ऑर्बिटल है ये क्या था, अलोंग द एक्सिस ये था, सॉरी बिटवीन द एक्सिस था, इसे हम लोग बोलते हैं T2G। क्या बोलते हैं, T2G। तो यहां पे अब इसका नाम क्या है, T2G है, और इसका नाम क्या है, इजी है। तो इजी में जो 2 ऑर्बिटल है कौन सा है, dx² y² और dz², और 3 जो नीचे क्या है, dxy dyz dzx। यही है आपका क्या, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। अब आते पॉइंट पे, जो यहां पे लिखा हुआ उसे समझिए, एक एक पॉइंट को देखिए क्या लिखा हुआ, ध्यान दीजिए। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ 6 लिगेंड्स, डीजेनरेसी ऑफ d ऑर्बिटल हैज बीन रिमूव्ड। समझिए, जब लिगेंड्स अटैक कर रहा है तो डी का जो डिजेनरेसी था, यानी जो इक्वल एनर्जी था, ये खत्म हो गया। ठीक है, लिगेंड मेटल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इन द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि मेटल और लिगेंड का इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन, रिपल्सन होता है, जिसके कारण उसका डिजेनरेसी खत्म हो गया, यानी स्प्लिट कर गया। आगे देखिए, रिमूवल ऑफ डिजेनरेसी गिवन 3 ऑर्बिटल, कौन कौन, dxy dyz dzx ऑफ लोअर एनर्जी, और उसी का नाम क्या हम लोग दिए, T2G दिए। एंड 2 ऑर्बिटल ऑफ हायर एनर्जी, कौन, dz² dx² y², उसे हम लोग क्या बोले, इजी बोले। क्या बोले, इजी बोले। अब देखिए, dz² dx² y² ऑर्बिटल पॉइंट टुवर्ड्स द एक्सिस, ये एक्सिस के अलोंग था, बिलोंग द डायरेक्शनल ऑफ द लिगेंड्स विल एक्सपीरियंस मोर रिपल्सन, यानी dz² dx² y² जो था ये अलोंग द एक्सिस था, टुवर्ड्स द एक्सिस था, इसलिए मोर रिपल्सन हुआ, एंड विल राइज इन एनर्जी, इसलिए इसका एनर्जी क्या हुआ, इंक्रीज कर दिया। dxy dyzx ऑर्बिटल आर डायरेक्टेड बिटवीन द एक्सिस, ये तीनों क्या था, बिटवीन द एक्सिस था, विल बी लोवर्ड इन एनर्जी रिलेटिव टू एवरेज एनर्जी, ये बिटवीन द एक्सिस होने के कारण इसका एनर्जी क्या हुआ, कम हो गया। स्प्लिटिंग ऑफ डिजेनरेट लेवल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड्स डेफिनेट ज्योमेट्री इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो यहां पे लिगेंड्स के कारण जो अब यहां स्प्लिटिंग हो गया, वही मेरा क्या कहलाता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहलाता है। एंड द एनर्जी सेपरेशन इज डिनोटेड बाय डेल ओ, और एनर्जी सेपरेशन को हम लोग डेल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो अभी हम आपको बताएं वो सारा चीज यहां पे लैंग्वेज में लिखा हुआ है, समझ पा रहे हैं। चलिए अब हम लोग यहां पे आते हैं, इसे देखते हैं, ये मेरा हो गया। अब यहां पे क्या होता है, ये स्प्लिटिंग पे डिपेंड करता है, यहीं पे कंसेप्ट आ जाता है किसका, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स और वीक लिगेंड्स। याद कीजिए, बीबीटी हम लोग किसके बेसिस पे पढ़े थे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड के बेसिस पे। तो यहां पे क्या है, अगर ये स्प्लिटिंग ज्यादा होगा, तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगा यानी डेल ओ ज्यादा होगा। डेल ओ यानी डेल ओ किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और यहां पे P रिप्रेजेंट करेगा पेयरिंग एनर्जी, किसे रिप्रेजेंट करेगा, पेयरिंग एनर्जी। थोड़ा सा एग्जांपल लेके हम समझते हैं यहां पे हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ध्यान दीजिए। मेरे पास अगर D4 है, क्या है, D4, अब इसे हम लोग फिलअप करना है। तो अब समझिए, क्योंकि ये स्प्लिट कर चुका है, अगर डेल ओ ज्यादा है, डेल ओ ज्यादा दैट मीन्स ये गैप ज्यादा है, गैप ज्यादा है, तो D4 इलेक्ट्रॉन फिलअप कैसे होगा, ध्यान दीजिए, 1 2 3, हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग तो ये 3 हो गया। अब 4 इलेक्ट्रॉन यहां पे जाएगा या यहां पे जाएगा, गैप ज्यादा होगा, तो गैप ज्यादा होने के कारण ये 4 इलेक्ट्रॉन यहां पे आता है। समझ पा रहे हैं। तो अब ये गैप ज्यादा कब होगा, तो यहीं पे कंसेप्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स का। गैप ज्यादा है दैट मींस क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है, क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। तो डेल ओ ज्यादा यानी इसका गैप ज्यादा। पी यहां पे पेयरिंग एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, किसे रिप्रेजेंट करता है, पेयरिंग एनर्जी को। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका क्या हो गया, T2G4 और इजी मेरा क्या हो गया, 0 हो गया, यहां पे तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं गया। लेकिन अब समझिए वीक लिगेंड के केस में, इसे हटाते हैं, किस केस में, वीक लिगेंड्स के केस में। समझिए
जब वीक लिगेंड्स होगा डेल्टा ओ लेस देन पी, यानी ये गैप क्या है, कम है। कम है तो अगर D4 इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगा 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन मेरा यहां पे आ जाएगा। तो अब देखिए वीक लिगेंड्स केस में ये क्या था, गैपिंग कम था और पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, तो ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहां पे चल गया। तो अब यहां पे हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिख सकते हैं, T2G3 EG1। तो यही होता है मेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना वीक लिगेंड्स और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में। स्प्लिटिंग ज्यादा है तो स्प्लिटिंग ज्यादा कब होगा, जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होगा, और वीक फील्ड होगा तो स्प्लिटिंग कम होगा। दैट मीन्स फोर्थ इलेक्ट्रॉन ये किस में जाएगा, इजी में जाएगा। इसे दूसरे तरीके से हम लोग समझते हैं, समझिए। देखिए फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहां पे भी जा सकता है, यहां पे भी जा सकता है। यहां पे जाएगा तो उसको ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी खर्च करना होगा, और यहां पे आएगा तो उसको पेयरिंग एनर्जी खर्च करना होगा। जिसमें कम खर्च होगा, एनर्जी कम खर्च होगा, वो वहां पे आसानी से चला जाएगा। तो होता क्या है, ध्यान दीजिए, D4 स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में क्या है, डेल्टा ओ ज्यादा है, यानी यहां पे जाने के लिए उसको ज्यादा एनर्जी खर्च करना होगा। तो उस केस में ये क्या किया, इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, T2G4 EG0। ठीक है, कब, जब स्प्लिटिंग ज्यादा है। स्प्लिटिंग ज्यादा कब होता है, जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होता है। अब समझिए वीक लिगेंड के केस में क्या होता है, यहां पे डेल्टा ओ यानी स्प्लिटिंग एनर्जी कम है और पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगा तो एनर्जी ज्यादा खर्च करना होगा, और यहां पे जब इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो एनर्जी कम खर्च करना होगा। तो इलेक्ट्रॉन कहां पे आएगा, इस जगह पे आएगा, यानी इजी में चला जाएगा। तब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, T2G3 EG1। तो इस टाइप से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं स्प्लिटिंग का। वही चीज यहां पे पूरा लिखा हुआ, ध्यान दीजिए। इफ डेल ओ ग्रेटर देन पी, यानी स्प्लिटिंग बड़ा है, स्प्लिटिंग ज्यादा है, यानी स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में फोर्थ इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू T2G ऑर्बिटल एंड कॉन्फ़िगरेशन T2G4 EG0। लिगेंड्स फॉर विच डेल ओ ग्रेटर देन बी, यानी स्प्लिटिंग ज्यादा कब होगा, आर नोन एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। क्या माना जाता है उसे, क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स बोलते हैं। एंड फॉर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। तो यहां पे देखिए डेल ओ लेस देन पी, अगर डेल ओ लेस देन पी होगा, फोर्थ इलेक्ट्रॉन इंटर वन ऑफ द इजी में, यानी एक इलेक्ट्रॉन इजी में गया, ऑर्बिटल गिविंग द कॉन्फ़िगरेशन। अब क्या मेरा कॉन्फ़िगरेशन था, T2G3 EG1। लिगेंड्स फॉर विच डेल ओ लेस देन पी नॉन एज वीक फील्ड लिगेंड्स। तो अगर ऐसा हो रहा है तो क्या कहलाएगा, वीक फील्ड लिगेंड्स, और यहां पे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। क्या होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। तो अब यहां पे हमको इलेक्ट्रॉन का फिलअप करने आना चाहिए। तो हो क्या रहा है, थोड़ा सा समझते हैं फिर से, इसे देखिए। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होगा, क्या होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होगा, तो फर्स्ट में 3 इलेक्ट्रॉन T2G में आया, और यहीं पे फिर रिपीट होगा T2G। क्यों, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये गैप ज्यादा है, यानी फोर्थ इलेक्ट्रॉन भी T2G में, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन भी T2G में, सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन भी यहां पे आएगा, 7 इलेक्ट्रॉन यहां पे जाएगा। यानी पहले हुंस रूल के अकॉर्डिंग T2G में फिलअप होगा, फिर T2G में आएगा, और फिर किस में जाएगा, इजी में जाएगा। तो कहने का मतलब यहां पे समझिए, जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड से मेरा क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, तो इलेक्ट्रॉन हम कहां पे फिलअप कर रहे हैं, फर्स्ट फिलअप किए T2G में 1 2 3 एक एक इलेक्ट्रॉन, फिर से हम लोग फिलअप किस में किए, T2G में। ठीक है, कहने का मतलब 1 2 3 फिलअप हो गया T2G में, फिर से और इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 इसी में जाएगा 6 तक, यहां कंप्लीट होगा तब इजी में जाएगा, यानी T2G से T2G में रिपीट करेंगे, फिर यहां पे जाएगा इजी में, और फिर इजी में ही रिपीट होगा। ये किस केस में, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में। किस केस में, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स के केस में। वीक लिगेंड्स के केस में क्या होगा, यहां पे समझिए, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन तो हो जाएगा T2G में, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहां पे किस में गया, T2G में, क्योंकि ये स्प्लिटिंग कम होता है तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहां पे जाएगा, यानी इसके बाद T2G में 3 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद हम लोग कहां पे आएंगे, इजी में आएंगे। इजी में 2 गैप है, 2 ऑर्बिटल है, 2 वहां फिलअप हो जाएगा, फिर से लौट आएंगे किस में, T2G में, किस में, T2G में, और यहां फिलअप होगा, उसके बाद हम लोग कहां पे जाएंगे, फिर से इजी में जाएंगे। तो एक्चुअल में ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब स्प्लिटिंग होता है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में T2G में भरेंगे, फिर से T2G में रिपीट करेंगे, पूरा फुल हो गया, तब आएंगे इजी में और इजी में।
वीक लिगेंड केस में T2G फिल 3 इलेक्ट्रॉन हो गया, उसके बाद कहां पे जाएंगे, Eg में 2 ऑर्बिटल है 2 इलेक्ट्रॉन, 5 के बाद अगर इलेक्ट्रॉन है फिर से T2G में फिलअप करेंगे, फिर आएंगे किसमें, Eg के केस में। तो ये आपको फिलअप आना चाहिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग। समझ पा रहे हैं? चलिए एग्जांपल से समझते हैं। यहां पे अगर मेरे पास D6 है, क्या है D6, तो D6 होगा तो हम इलेक्ट्रॉन को कैसे फिलअप करेंगे यहां पे समझते हैं। चलिए इसे रफ करते हैं। चलिए क्या बोल रहे हैं, क्या है D6 है, किस केस में, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में। तो D6 हम कैसे फिलअप करेंगे, 1 1 2 3 4 5 C, यानी T2G रिपीट के बाद फिर से T2G में आएंगे। क्या बताए थे, यहां पे ध्यान दीजिए, T2G के बाद फिर किस में आएंगे, T2G में आएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में क्या हुआ, T2G6 और Eg 0 होगा। लेकिन वही D6 अगर वीक लिगेंड के केस में फिलअप करना है, किस केस में, वीक लिगेंड के केस में, तो यहां पे देखिए वीक लिगेंड के केस में क्या होगा, फर्स्ट तो हम यहां फिलअप करेंगे 1 2 3 T2G हो गया, फिर आएंगे Eg में, यहां पे आ गए Eg में, ये भी फिलअप हो गया, फिर से आएंगे T2G में अकॉर्डिंग टू होल्स रूल। तो अब यहां पे क्या हुआ, T2G4 Eg2 हुआ। तो देखिए T2G4 Eg कितना 2। तो देखिए D6 का कितना डिफरेंस आ गया, जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वीक लिगेंड्स है तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आइए उसी टाइप से अगर मेरे पास D7 है, क्या है D7 है तो फिर से आते हैं। चलिए अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है, क्या है स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, तो देखते हैं कैसे फिलअप करते हैं, 1 2 3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है, फिर से यहीं पे रिपीट होगा T2G में 4 5 6। अब यहां फुल हो गया, तब यहां पे इलेक्ट्रॉन आएगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे क्या आ गया, T2G में कितना 6 और Eg में कितना 1। तो T2G6 Eg1, ये कब, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में। अब आते हैं वीक लिगेंड के केस में। वीक लिगेंड के केस में क्या होगा, T2G के बाद कहां जाएंगे, Eg में जाएंगे और फिर से T2G में आएंगे। आइए 1 2 3 4 5 6 7 ये होगा। तो T2G में कितना हुआ 5 इलेक्ट्रॉन और Eg में कितना 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे क्या हुआ, T2G 5 और Eg कितना 2। तो देखिए कितना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का डिफरेंस आ रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए, नीट में जेई में ये डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में T2G के बाद फिर से T2G में आएंगे, फिर जाएंगे Eg में और Eg में। वीक लिगेंड केस में T2G के बाद Eg में जाएंगे, फिर से रिपीट करेंगे T2G में और Eg में। और यहीं पे आप कंसेप्ट आ गया किसका, स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड। याद कीजिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड के बेसिस पे हम लोग पूरा लेक्चर 3rd कंप्लीट किए थे VBT को। तो यहां पे हम फिर से स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड को नहीं डिस्कस कर रहे हैं। वहां पे आप अच्छे से समझ चुके हैं, और नहीं समझ में आ तो उसी लेक्चर से आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या देखे थे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड से आता है तो पेयर हो जाता है, वीक लिगेंड से आता है तो पेयर नहीं होता है। जनरली स्ट्रॉन्ग लिगेंड केस में डायमैग्नेटिक बनता है, वीक लिगेंड केस में पैरामैग्नेटिक बनता है क्योंकि पेयर नहीं होता है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड था तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स था, और वीक लिगेंड केस में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स था। ये सब हम लोग VBT में लेक्चर 3rd में देख चुके हैं। तो अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड का कंसेप्ट आया, तो उसे समझते हैं। क्या है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इफ लिगेंड्स आर अरेंज्ड इन अ सीरीज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ देन दैट सीरीज इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यानी अगर हम लोग लिगेंड्स को स्ट्रेंथ के बेसिस पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो अरेंज कर रहे हैं वही मेरा क्या है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो ये आपका सीरीज NCERT में दिया हुआ है। इन जनरल अगर हम देखें तो मेरा फर्स्ट में क्या I माइनस Br माइनस, इससे छोड़ दे Cl माइनस यानी हेलोजन ग्रुप है। उसके बाद क्या है OH माइनस C2O4 2 माइनस H2O यानी कौन है, ऑक्सीजन है। और फिर Nc माइनस इरिटा4 माइनस अमोनिया En यानी नाइट्रोजन है, और Cn माइनस CO यानी कार्बन है। तो याद कीजिए हम VBT में आपको बताए थे हेलोजन और ऑक्सीजन क्या होता है, वीक लिगेंड्स होता है, लेकिन कार्बन और नाइट्रोजन के थ्रू जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होगा, है ना। वही यहां पे इन जनरल अरेंज है। तो देखिए हेलोजन से ज्यादा, लेकिन हेलोजन और ऑक्सीजन दोनों आपका क्या है, वीक लिगेंड्स होगा। ये दोनों क्या है, वीक लिगेंड्स हैं। ध्यान दीजिए वीक लिगेंड्स हैं।
जो भी अगर हेलोजन के थ्रू या ऑक्सीजन के थ्रू अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है तो ये क्या होगा, वीक लिगेंड्स होगा। लेकिन हेलोजन से स्ट्रॉन्ग कौन होगा, ऑक्सीजन होगा। और अगर नाइट्रोजन से और कार्बन से अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा था तो याद कीजिए बोले थे स्ट्रॉन्ग लिगेंड, यानी ये मेरा क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड का केस है। क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है। याद कीजिए डिटेल में हम लोग वीबीटी थ्योरी में पढ़ चुके हैं, क्योंकि वहां पे वीबीटी थ्योरी में हम लोग सारा कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स और वीक लिगेंड के बेसिस पे ही किए थे। लेकिन अगर मान लीजिए आ गया कि SCN माइनस ज्यादा है या S2 माइनस ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तब तो आप फंस जाइएगा। तो चलिए उसके लिए यहाँ पे जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उस पर एक ट्रिक देखते हैं क्या है। देखिए, एक बार सचिन क्लास से फरार, एक यानी आयोडीन, बार यानी Br माइनस, SCN थियोसाइनाइड यानी सचिन से, क्लास से Cl माइनस, से S2 माइनस और फरार से F माइनस। तो क्या है, एक बार सचिन क्लास से फरार, फिर हाइड्रा ऑक्जेलेटो को पानी से प्यार, यानी हाइड्रा यानी OH माइनस, ऑक्जेलेटो C2O4 माइनस, पानी से प्यार यानी H2O। तो यहां तक मेरा देखिए क्या है, वीक लिगेंड्स है। देखिए हेलोजन के बाद ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है तो ये मेरा वीक लिगेंड्स। इसके बाद क्या है, नाश्ता उड़ता अमोनिया इन कनाडा निकला, तो नाश्ता NC माइनस NCS माइनस, उड़ता इडिटा 4 माइनस, अमोनिया NH3, इन यानी EN क्या होता है, इथेन 1,2 डायमीन, CN कनाडा से CN माइनस और निकला यानी CO। तो इस ट्रिक के थ्रू आप अपना स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को पूरा एनसीईआरटी में जो दिया हुआ सीरीज उस पर आप याद कर सकते हैं। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, अगर हम लिगेंड्स को स्ट्रेंथ के बेसिस पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं तो उस सीरीज मेरा क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहलाता है। तो ये था मेरा पूरा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब यहां पे आता है कैलकुलेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ये आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है, इसे हम लोग चलिए स्किप करते हैं। आइए, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस समझिए। अभी हम लोग जो कॉम्प्लेक्सेस किसमें देखे, ऑक्टाहेड्रल में। किसमें, ऑक्टाहेड्रल में। तो टेट्राहेड्रल में क्या होगा, कुछ नहीं, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ये दैट मीन्स यहां पे लिगेंड अटैक नहीं किया है, लिगेंड अटैक किया अभी भी डिजेनरेसी मेंटेन है। वहां पे ऑक्टाहेड्रल केस में क्या था, आपका 3 ऑर्बिटल नीचे था, 2 ऑर्बिटल ऊपर में था। लेकिन यहां पे 2 ऑर्बिटल यानी जो वहां पे इजी ऑर्बिटल था उसका एनर्जी ज्यादा था, यहां पे इजी ऑर्बिटल का एनर्जी कम होगा और T2G का एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन टेट्राहेड्रल के केस में हम T2G, जी को ना लिख के इसे रिप्रेजेंट करेंगे T2 से, और EG को सिर्फ E से रिप्रेजेंट करते हैं, यहां पे G नहीं लिखते हैं। तो क्या ऑपोजिट है, जस्ट लाइक जो 2 ऑर्बिटल ऊपर था, 3 ऑर्बिटल नीचे था, किसमें, ऑक्टाहेड्रल केस में। टेट्राहेड्रल में बस यही डिफरेंस है, 3 ऑर्बिटल ऊपर जाएगा और 2 ऑर्बिटल क्या होगा, नीचे आएगा। अगर ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में सेम लिगेंड्स है, क्या है, ध्यान दीजिए, सेम लिगेंड्स होगा, सेम मेटल होगा, तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है, क्या, डेल्टा T इक्वल टू 4/9 डेल्टा O। डेल्टा की क्या है, डेल्टा T यहां पे क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल, डेल्टा O क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल। ये दोनों में रिलेशन होता है, क्या, डेल्टा T इक्वल टू 4/9 डेल्टा O। तो यहां पे ज्यादा हम लोग को कुछ करना नहीं है, जस्ट इन्वर्स कर देंगे, ऑक्टाहेड्रल का आपको क्या मिल जाएगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। चलिए, इसके बाद अब हम लोग आते हैं कलर इन कॉम्प्लेक्स आयन। याद कीजिए, आप डी ब्लॉक में पढ़ के आए हैं कि डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है कलर शो करता है। क्यों शो करता है, वहां पे पढ़े थे डी ट्रांजिशन, लेकिन वो क्या था डी ट्रांजिशन, अब यहां पे हम लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले इसे देखते हैं। द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज कंप्लीमेंट्री टू दैट विच इज एब्जॉर्ब, यानी जो कलर शो करता है वो कंप्लीमेंट्री कलर होता है। क्या होता है कंप्लीमेंट्री, अभी हम लोग देखेंगे। द कंप्लीमेंट्री कलर इज द कलर जनरेटेड फ्रॉम द वेवलेंथ लेफ्ट ओवर। तो चलिए अब हम लोग यहां पे सबसे पहले समझते हैं डी ट्रांजिशन होता क्या है। एक एग्जांपल आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, TiH2O का होल 6 3+। अगर हम Ti का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, किसका, Ti का, तो स्कैंडियम के बाद कौन होता है, टाइटेनियम, यानी 22 है इसका। तो क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन 4s2 3d2, 4s2 3d2।
अब अगर देखिएगा तो टाइटेनियम यहाँ पे किस स्टेट में है, +3 में, क्योंकि वाटर पे तो कोई चार्ज होता नहीं है, तो +3 में है। दैट मीन्स अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, आर्गन 4s0 3d1, यानी इसके पास अभी d ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये हम स्प्लिटिंग देखा है d ऑर्बिटल में, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी को। किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, एनर्जी को। तो यहां पे आप देखिए एक इलेक्ट्रॉन किस में है, d1 में, यानी यहां पे मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है। यहां पे होगा क्या, जो ही एनर्जी इस पे पड़ेगा तो एनर्जी को ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, यानी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी हम लोग फॉर्मूला जानते हैं ना, E इक्वल टू क्या होता है, एच म्यू, या फिर E इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। तो एनर्जी को एब्जॉर्ब किया यानी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया। जो ही एनर्जी इस पे पड़ेगा तो ये क्या करेगा, अपना अभी देखिए ग्राउंड स्टेट में है, ये यहां से निकल के कहां चला जाएगा, इजी ऑर्बिटल में। यानी क्यों गया, क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये क्या किया, जंप कर गया T2G ऑर्बिटल से इजी ऑर्बिटल में। यानी अब ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएगा। तो जब एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं किया था तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, T2G1 EG0। लेकिन एनर्जी एब्जॉर्ब किया, अब देखिए कहां पे इलेक्ट्रॉन चला गया, T2G 0 होगा और EG मेरा क्या होगा, 1 होगा। यानी d ऑर्बिटल से d ऑर्बिटल में चला गया। d, ये भी तो d ऑर्बिटल, ये भी तो d ऑर्बिटल है, तो यही मेरा कहलाता है dd ट्रांजिशन। लेकिन ये इसका ग्राउंड स्टेट है और ये क्या है, एक्साइटेड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट यानी अनस्टेबल स्टेट। जो ही एनर्जी सप्लाई बंद होगा ये इलेक्ट्रॉन फिर से वापस अपना T2G ऑर्बिटल में आएगा, और जब आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा वेवलेंथ के फॉर्म में, और ये विजिबल रीजन में होता है और यही हम लोग को कलर दिखाई देता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि डी ट्रांजिशन के कारण कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कलर शो करता है। तो अब समझ पा रहे हैं डी ट्रांजिशन क्या होता है। अपना ओरिजिनल स्टेट में था, कोई दिक्कत नहीं, एनर्जी आया, अपना ये एनर्जी एब्जॉर्ब किया, एक्साइटेड होके कहाँ पे चला गया, ईजी में चला गया। अब एनर्जी सप्लाई करना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये एक्साइटेड स्टेट है, फिर से कोई भी अपना ग्राउंड स्टेट में आएगा तो ये फिर से लौट के T2G में आएगा, तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज करेगा, और जो एनर्जी रिलीज करता है मैक्सिमम ये क्या होता है, विजिबल रेंज में होता है और हम लोग को कलर दिखाई देता है। तो यही डी ट्रांजिशन के कारण क्या होता है, कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या करता है, कलर शो करता है। वही लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, CFT एट्रीब्यूट्स द कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ड्यू टू डी ट्रांजिशन, ड्यू टू डी ट्रांजिशन। पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, T2G1 EG0, लेकिन ट्रांजिशन होके क्या हो गया, T2G0 EG1। वही यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, इफ लाइट corresponding to the energy is absorbed by the complex would excite the electron from T2G level to EG। यानी अभी क्या है, T2G1 है, EG मेरा 0 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन T2G1 EG0। लेकिन ये अब इलेक्ट्रॉन को जब एब्जॉर्ब किया तो T2G 0 हो गया और EG क्या हो गया, 1 हो गया। तो इसी डी ट्रांजिशन के कारण क्या करता है, कलर शो करता है। लेकिन अभी यहां पे हम लोग जो देखे थे, क्या, कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज कॉम्प्लीमेंट्री टू दैट विच इज एब्जॉर्ब्ड। यानी जो आपको कलर दिख रहा है, मान लीजिए ब्लू कलर दिख रहा है, तो आपसे पूछेगा कि कौन सा कलर ये एब्जॉर्ब किया है, तो ब्लू कलर दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ब्लू कलर एब्जॉर्ब किया, इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर एब्जॉर्ब किया। तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर हम पहचानेंगे कैसे, तो आइए उसे हम लोग देखते हैं वाइब्ग्योर के थ्रू। ये होता है वाइब्ग्योर। VI यानी वॉयलेट और इंडिगो को एक साथ रखेंगे हम लोग, फिर B से ब्लू, G ग्रीन, Y येलो, O से ऑरेंज, R से रेड, ये हम लोग देखते हैं ना, ये ऑर्डर होता है। तो देखिए अगर हम लोगों को ब्लू कलर दिखा, कौन सा कलर, ब्लू कलर, इसका मतलब क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर इसने एब्जॉर्ब किया होगा। तब ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन होगा, ऑरेंज होगा। कौन होगा, ऑरेंज होगा। इसके हम लोग लिखे कैसे, देखिए VI B G Y O R, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्टेप से लिख दिए, और एक दूसरे का ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर। यानी अगर आपको ग्रीन कलर दिख रहा है, कौन सा कलर, ग्रीन कलर, तो आपसे पूछेगा कौन सा कलर एब्जॉर्ब किया, तो ये रेड कलर एब्जॉर्ब किया होगा। आप इसके थ्रू आसानी से इसे याद कर सकते हैं, या फिर इसके थ्रू भी याद कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे देखिए अगर ब्लू कलर आपको दिख रहा है, कौन सा कलर, ब्लू कलर, तो दो कलर को आप छोड़ दीजिए, यानी कौन सा कलर एब्जॉर्ब किया होगा, ऑरेंज कलर। कौन सा कलर, ऑरेंज कलर। और ऑरेंज अगर दिख रहा है तो ब्लू कलर ऑब्जर्व किया होगा। अब समझिए
अगर आपको ग्रीन कलर दिख रहा है, कौन सा कलर? ग्रीन कलर, तो आपसे पूछेगा कौन सा कलर इसने एब्जॉर्ब किया, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर एब्जॉर्ब किया होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? दो कलर छोड़ दीजिए, तीसरे पे आ जाइए, ये इसका क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा। तो जी का यानी ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा है? रेड है। तो देखिए जी का क्या है? रेड है। तो इस टाइप से आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जब कलर पूछेगा। तो अब समझिए, नोट करके यहां पे क्या लिखा हुआ है? इन द एब्सेंस ऑफ लिगेंड्स, in the absence of ligands, crystal field splitting does not occur and hence substance colorless होना ही चाहिए। अब समझिए, डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग किसके कारण हुआ? लिगेंड्स आया, अटैक किया, तभी तो हुआ। अब यहां पे इन द एब्सेंस ऑफ लिगेंड्स, अगर लिगेंड्स है ही नहीं है तो स्प्लिटिंग नहीं होगा, स्प्लिटिंग नहीं होगा तो डेफिनेटली कलर शो नहीं करेगा। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं एनसीईआरटी का जो यहां पे दिया हुआ है। देखिए, TiS2O का होल 6 Cl3, ये एक्चुअल में वॉयलेट कलर का होता है, लेकिन जब हम लोग इसे हिट कर देते हैं तो सारा वाटर मॉलिक्यूल यहां से बाहर चला जाता है। और यहां वाटर क्या है? लिगेंड्स है। क्या है? लिगेंड्स है। तो लिगेंड्स ही नहीं रहा तो अब क्या बन गया? CiCl3। तो इस केस में देखिए, लिगेंड्स ही नहीं है तो ये क्या बन गया? कलरलेस हो गया। क्या हो गया? कलरलेस। कलरलेस। जबकि दोनों केस में Ti को देखिएगा तो ये +3 स्टेट में है। किसमें है? +3 स्टेट में। उसी टाइप से देखिए CuSO4 5H2O, यहां पे वाटर क्या होता है? लिगेंड्स होता है, जो एक्चुअल में ब्लू कलर का होता है। आप इसे हिट कर दीजिए, हिट कर दीजिए, यहां से लिगेंड्स निकल गया, क्या बना? कॉपर सल्फेट। तो ये क्या हो जाएगा? कलरलेस होगा। तो लिगेंड्स ही तो है जो डी ऑर्बिटल को स्प्लिट करा रहा है। अब लिगेंड्स ही नहीं होगा तो कलर कैसे शो करेगा? तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पे था, क्या? कलर के बारे में। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कलर क्यों शो करता है? अगर वन वर्ड में कोई आपसे पूछे तो आप क्या बताइएगा? डीडी ट्रांजिशन के कारण। किसके कारण? डीडी ट्रांजिशन के कारण ये कलर शो करता है। अब हम लोग देखते हैं क्या लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का लिमिटेशन क्या है। आइए देखते हैं, यहां पे समझते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द एजम्पशन दैट लिगेंड्स आर पॉइंट चार्ज। अभी हम लोग देखे थे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्या एजम्पशन था कि लिगेंड्स को हम लोग पॉइंट चार्ज मान रहे थे। इट फॉलो दैट एनायनिक लिगेंड्स शुड एक्सर्ट ग्रेटेस्ट स्प्लिटिंग इफेक्ट, क्योंकि जब एनायन नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव मतलब लिगेंड का इलेक्ट्रॉन और मेटल के डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन दोनों में रिपल्सन होगा और ज्यादा स्प्लिटिंग होना चाहिए। बट इट इज नॉट ट्रू बिकॉज एनायनिक लिगेंड्स आर फाउंड टू बी लो एंड ऑफ द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यानी हम लोग एजम्पशन क्या माने कि लिगेंड्स के पास जो न्यूट्रल होगा, जो चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, तो वहां का इलेक्ट्रॉन और मेटल का इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा और स्प्लिटिंग ज्यादा होगा। लेकिन ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है किसका? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। तो यहां पे देखते हैं I- Br- SCN-, ये सबके पे क्या है? नेगेटिव चार्ज है। तो ये सबको तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होना चाहिए, लेकिन स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन आ गया? कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसपे कोई चार्ज ही नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी नहीं बताता है। फिर से समझिए क्या बोलना चाह रहे हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या बताया कि लिगेंड्स के पास क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा और मेटल के डी ऑर्बिटल के पास इलेक्ट्रॉन होगा, दोनों में रिपल्सन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा स्प्लिटिंग होगा। यानी जो निगेटिव चार्ज है उसे क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग लिगेंड, लेकिन नेगेटिव चार्ज क्या है? वीक लिगेंड्स है, यानी इस केस में स्प्लिटिंग कम हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी नहीं बता पाया। सेकेंड एजम्पशन क्या देखिए, इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द कोवेलेंट कैरेक्टर। किसके बारे में? कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन लिगेंड एंड सेंटर एटम्स। बोल रहा है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक्चुअल में लिगेंड्स और मेटल के बीच में कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, लेकिन इसने क्या माना? आयनिक कैरेक्टर माना। तो वहां पे कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे है उसके बारे में भी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कुछ नहीं बताता है। तो ये सब कुछ लिमिटेशन था किसका? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का। तो चलिए अब हम लोग न्यू टॉपिक पे आते हैं, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। चलिए इसे आप थोड़ा पहले कॉपी कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड किसे बोलते हैं? व्हेन कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड विथ मेटल, तो उस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं। जो हम लोगों को क्या पढ़ना है? बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल, यानी मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच में बॉन्डिंग के बारे में पढ़ना है डिटेल में।
चलिए इसे समझते, उसके बाद ये सारा टॉपिक जो लिखा हुआ क्लियर होगा। तो यहाँ पे ये देखिए आपके एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर है। होता क्या है उसे समझिए। ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है और कार्बन मोनोऑक्साइड के पास यहां पे होता है एक लोन पेयर। क्या होता है? लोन पेयर होता है। और ये आपका मेटल है। मेटल के पास क्या होता है? एम्प्टी ऑर्बिटल होता है। एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ साथ मेटल में कुछ ऐसा ऑर्बिटल भी होता है जिसमें क्या होता है? पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। तो फर्स्ट काम देखिए क्या होता है। जो कार्बन के पास लोन पेयर है, ये अपना लोन पेयर डोनेट करता है मेटल को। किसे डोनेट करता है? मेटल के। कहां पे? मेटल का एम्प्टी डी ऑर्बिटल में। और यहां कार्बन के पास देखिए, ये यहां पे कार्बन के पास एम्प्टी एंटी ऑर्बिटल होता है। तो यहां पे मेटल क्या करता है? मेटल भी अपना लोन पेयर इस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में देता है। किसमें? कार्बन का एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। ये इसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। तो थोड़ा सा समझिए यहां पे, ये जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है एंटी बॉन्डिंग का, इसी को यहां पे बोला जाता है सिनर्जिक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? सिनर्जिक बॉन्डिंग बोलते हैं। क्या होता है समझिए। कार्बन मोनोऑक्साइड CO के पास क्या? एक लोन पेयर है। मेटल के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होता है और ये कार्बन यहां पे अपना लोन पेयर को डोनेट करता है मेटल के एम्प्टी डी ऑर्बिटल में। लेकिन ऐसा नहीं है। मेटल के पास क्या होता है? मेटल के पास पेयर्ड डी ऑर्बिटल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो जब ये डोनेट करता है तो मेटल भी अपना पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कार्बन के एंटी पाई ऑर्बिटल में क्या करता है? यहां से एक बॉन्ड बनाता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिनर्जिक बॉन्ड बोलते हैं। तो जैसे जैसे मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड स्ट्रोंग होगा, वैसे वैसे ही कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड क्या होगा? वीक होगा। ऐसा क्यों होता है थोड़ा सा समझिए। हम लोग बॉन्ड ऑर्डर देखे थे, फार्मूला केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके थे या बहुत बार पढ़े होंगे। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाय 2। क्योंकि कार्बन मेटल को डोनेट कर रहा है तो यहां पे तो ठीक है, सिग्मा बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन मेटल अपना पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां पे दे रहा है? कार्बन के एंटी ऑर्बिटल में। मतलब यहां पे आ रहा है एंटी ऑर्बिटल में। तो ये होता क्या फार्मूला बॉन्ड ऑर्डर का? Nb माइनस Na। तो मेटल कहां पे दिया? Na में, एंटी बॉन्डिंग में। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड क्या होगा? वीक होगा। क्योंकि यहां पे जो आ रहा है इलेक्ट्रॉन कहां पे? एंटी बॉन्डिंग में। तो इसका अगर पूरा अगर समरी देखें तो ये पॉइंट अगर आपको याद है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ये समझिए क्या होता है। मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर जितना बढ़ेगा, देखिए ये मेटल और कार्बन जैसे जैसे बॉन्ड बन रहा है यानी बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। तो मेटल क्या कर रहा है? एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्या होगा? डिक्रीज होगा। बस इतना आपको ध्यान में रखना है कि मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड क्या होगा? वीक होगा। तो देखिए बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा? डिक्रीज करेगा। बॉन्ड लेंथ क्या होगा? डिक्रीज करेगा। अब देखिए बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो बॉन्ड स्टेबिलिटी भी तो बढ़ेगा। या तो फिर इससे आप दे सकते हैं बॉन्ड लेंथ जब घटेगा तो बॉन्ड स्टेबिलिटी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। अब यहां पे देखिए जब मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ? डिक्रीज किया। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ? घटा। बॉन्ड ऑर्डर घटा तो क्या होता है? बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करता है और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड स्टेबिलिटी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। बस यही है आपका क्या? सिनर्जिक बॉन्डिंग यानी मेटल कार्बोनाइल बॉन्ड। इसी बात को यहां पे पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, समझिए। कंपाउंड विच हैव एटलीस्ट वन मेटल कार्बन यानी मेटल कार्बोनाइल आर कॉल्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। द मेटल कार्बन बॉन्ड इन मेटल कार्बोनाइल पोजेस बोथ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। यानी यहां पे सिग्मा बॉन्ड भी बनता है और पाई बॉन्ड भी बनता है। यहां पे अभी हम लोग देखें ना, देखिए ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है और ये क्या? पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। यहां पे देखिए पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन और ये क्या? सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। एक पॉइंट और देखिए क्या? मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द कार्बोनाइल कार्बन इनटू अ वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल। यानी कार्बोनाइल कार्बन क्या कर रहा है? अपना लोन पेयर को मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर रहा है। उसके साथ साथ क्या होता है? मेटल कार्बोनाइल पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द डोनेशन ऑफ पेयर ऑफ
इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ फील्ड डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल इनटू वैकेंट एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल ऑफ द CO। जब यहां पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ किसके बीच में, मेटल और कार्बन के बीच में, उसी टाइम मेटल भी अपना फील्ड डी ऑर्बिटल से अपना लोन पेयर दिया, किसको, लोन पेयर ये कार्बन के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में दिया, ठीक है, और जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, सिनर्जिक बॉन्ड बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, सिनर्जिक बॉन्ड। द मेटल टू लिगेंड बॉन्डिंग क्रिएट अ सिनर्जिक इफेक्ट विच स्ट्रेंथेन्स द बॉन्ड बिटवीन CO एंड द मेटल। तो यही आपका है क्या, बॉन्ड इन मेटल कार्बोनाइल। बस आपको ये याद रखना है कि मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग होगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में वो बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा। क्यों वीक होगा, क्योंकि मेटल जो इसके पास जो कार्बन के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में दे रहा है, और बॉन्ड ऑर्डर होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग बाई 2। तो यहां पे दिया तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, रियली क्या होगा, डिक्रीज होगा। समझ पा रहे हैं। एक पॉइंट और यहां पे आता है, इसे समझिए। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेटल, यानी मेटल के ऊपर जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, बैक बॉन्डिंग किसे बोल रहे हैं, सिनर्जिक इफ बॉन्डिंग को, उतना स्ट्रॉन्ग होगा। क्यों, समझिए। मेटल के पास जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, यानी जितना ज्यादा इसके पास इलेक्ट्रॉन होगा, उतना ज्यादा ये क्या करेगा, कार्बन को अपना लोन पेयर देगा, यानी ये एंटी बॉन्डिंग बनाएगा। तो एंटी बॉन्डिंग यानी सिनर्जिक बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कब ज्यादा होगा, जितना ज्यादा मेटल के पास नेगेटिव चार्ज होगा। तो इस पे क्वेश्चन जब आएगा तो इस टाइप का मान लीजिए कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रल है, नेगेटिव है, बोल रहा किस में ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिनर्जिक बॉन्डिंग होगा। तो कार्बन क्या कर रहा है, अपना लोन पेयर दे रहा है, तो पॉजिटिव है, तो चार्ज का कमी है, तो देगा तो जरूर, लेकिन वहां पे क्या होगा, सिनर्जिक बॉन्डिंग कम बनेगा, यानी वीक बॉन्डिंग बनेगा। तो प्लस से ज्यादा न्यूट्रल का बॉन्ड बनेगा, और उससे ज्यादा किसका बनेगा, निगेटिव का। यानी अगर कॉम्प्लेक्स के पास निगेटिव चार्ज है तो वहां पे सिनर्जिक बॉन्डिंग उतना स्ट्रॉन्ग होता है, जिसे हम बोल रहे हैं बैक बॉन्डिंग। तो ये था मेटल और कार्बोनाइल के बीच में बॉन्ड। ये एनसीईआरटी का कुछ स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जो अगर स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आएगा तो यहीं से क्वेश्चन आता है, जेई वगैरह में, नीट वगैरह में, जेई मेंस में, एडवांस में तो कुछ भी दे सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं। लेकिन यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे थोड़ा समझते हैं। समझना क्या, इसे याद कर लीजिए। NiCO का होल 4 क्या होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। और आ जाइए, FeCO का होल 5 क्या होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। CrCO का होल 6 क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है। ये सब क्या है, मोनोसेंट्रिक कार्बोनाइल, यानी हर एक के पास क्या है, एक एक मेटल है। देखिए एक एक सेंट्रल मेटल है। लेकिन यहां पे देखिए Mn2CO का होल 10, ये डाइसेंट्रिक हो गया। क्या हो गया, डाइसेंट्रिक। उसी टाइप से CO2CO का होल 8, ये भी क्या है, डाइसेंट्रिक है। लेकिन इन दो डाइसेंट्रिक में क्वेश्चन आता है कि किसमें ब्रिजिंग कार्बोनाइल ग्रुप है। तो यहां पे देखिए CO2 यानी कोबाल्ट, CO का होल 8 में दो ग्रुप क्या है, ब्रिजिंग कार्बोनाइल ग्रुप है, एक ये और एक ये। यहां पे एक भी ब्रिजिंग कार्बोनाइल ग्रुप नहीं है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस पे ध्यान दीजिएगा। तो चलिए, ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगर आप न्यू बुक देख रहे हैं एनसीईआरटी का, तो ये टॉपिक डिलीटेड है, तो इसे हम लोग स्किप करते हैं यहाँ पे। चलिए, लास्ट टॉपिक आता है इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो अभी हम लोग शुरू से देखें कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस हो रहा है किसका, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। तो फर्स्ट वही पॉइंट लिखा हुआ है, यहां पे ध्यान दीजिए। क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फाइंड यूज इन मेनी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस। यानी हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को क्वालिटेटिव के साथ साथ क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस में यूज करते हैं। एग्जांपल एडिटा, DMG वगैरह। हार्डनेस ऑफ वाटर इज एस्टिमेटेड बाय सिंपल टाइट्रेशन विथ Na2 एडिटा। यानी Na2 एडिटा का हम लोग यूज करते हैं वाटर के हार्डनेस को एस्टिमेटेड में, यानी इसको एस्टिमेशन करने में। और बहुत सारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम लोग यूज करते हैं मेटल के एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में। किसमें, मेटल के एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में। उसी टाइप से जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, क्या, फोटोसिंथेसिस, उसमें मेन कौन होता है, क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल क्या है, मैग्नीशियम का एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। उसी टाइप से ब्लड में जो ऑक्सीजन का कैरी करता है, कौन कैरी करता है, हेमोग्लोबिन कैरी कर रहा है। तो हेमोग्लोबिन क्या है, आयरन का एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। किसका, आयरन का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम लोगों के डेली लाइफ में।
उसी टाइप से विटामिन B12 या फिर साइनोकोबालामाइन एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है किसका, कोबाल्ट का। किसका है, कोबाल्ट का है। उसी टाइप से मेटल का प्यूरिफिकेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्या, विल्किंसन कैटालिस्ट। क्या, विल्किंसन कैटालिस्ट क्या है, पीएच का होल PH3 P का होल 3 RHCl, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, विल्किंसन कैटालिस्ट बोलते हैं। जो कहाँ पे यूज होता है, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन में। कहाँ पे यूज होता है, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन में। उसी टाइप से बहुत सारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सिल्वर के एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में, गोल्ड के एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में, ये सब प्रोसेस में हम लोग यूज करते हैं। और क्या है, इन ब्लैक वाइट फोटोग्राफी आप तो नहीं देखे होंगे, लेकिन कभी अपने ध्यान दीजिए, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी आप तो नहीं देखे होंगे, लेकिन अपने मम्मी पापा या फिर दादा दादी से पूछिएगा, पहले क्या होता था, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो निकलता था, उसमें एक निगेटिव दिया जाता था, उस निगेटिव के थ्रू फिर से हम लोग फोटो निकाल सकते थे। तो एक्चुअली में वहां पे होता क्या था, ध्यान दीजिए, AGBR का एक वहां पे क्या होता है, लेयर होता है। जो निगेटिव होता था उसमें क्या होता है, AGBR होता था। उसको साफ करके फिर से ब्लैक एंड व्हाइट फोटो निकालने के लिए जो सॉल्यूशन यूज किया जाता है, हाइपो सॉल्यूशन, उसमें कौन सा सॉल्यूशन होता था, AgS2O3 का होल टू 3-, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। उसी टाइप से इडिटा का यूज किया जाता है लीड पॉइजनिंग का ट्रीटमेंट के लिए। और हम लोग सिसप्लैटिन यूज करते हैं कहां पे, कैंसर। देखिए क्या लिखा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ प्लेटिन इफेक्टिवली इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर सिसप्लैटिन। यानी सिसप्लैटिन, याद कीजिए, प्लेटिन कोऑर्डिनेशन नंबर 4, बहुत सारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम लोग पढ़े, PTNH3 का होल टू Cl2, उसका सिस, दो प्रोडक्ट, दो बनता है ना, सिस और ट्रांस, लेकिन सिस प्लेटिन का हम लोग यूज करते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट में। तो इस टाइप से ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले करता है किसमें, हम लोग के डेली लाइफ में। कौन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आज हम लोग कंप्लीट किए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये चैप्टर थोड़ा लोगों को टफ लगता है, लेकिन ऐसा सोचना नहीं है। अगर आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो आप इसे फिर से दोबारा रिपीट करके देखिए, इजी वे में समझ में आएगा। तो नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा पढ़ना है कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।